हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग C4 साइकिल या हैच स्लैग पाथवे को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस साइकिल को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे बीटा कार्बोक्सिलेशन साइकिल या C4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इन नामों से भी C4 साइकिल को जाना जाता है। C4 साइकिल की खोज हैच एंड स्लैग ने किया था और इन्होंने 1971 में किया था, इसलिए इसको हैच स्लैग पाथवे या हैच स्लैग साइकिल भी कहते हैं। इसको C4 साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस साइकिल में जो प्राइमरी प्रोडक्ट बनता है, प्राइमरी स्टेबल प्रोडक्ट, वह 4 कार्बन वाला होता है। इसलिए इसको हम लोग C4 साइकिल कहते हैं। और ये जो C4 साइकिल की डिस्कवरी की गई है, वह गन्ने के पौधे में की गई थी। गन्ने के पौधे में सबसे पहले क्वार्टसेक नामक साइंटिस्ट ने कार्बन 14 दिया था और बाद में हैच स्लैग आए और कार्बन 14 देकर C4 साइकिल की या C4 पाथवे की डिस्कवरी की। C4 साइकिल वाले जो भी पौधे होते हैं, उनमें क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है। क्रेंज एनाटोमी क्या होता है, मैं आगे डायग्राम से दिखाऊंगा, आप लोगों को समझ में आएगा। पर आप लोग याद रखिएगा, C4 प्लांट में क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है। क्रेंज एनाटोमी C4 साइकिल चलने के लिए ही मॉडिफिकेशन हुआ है, ठीक है। स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स देख लेते हैं हम लोग। C4 प्लांट में एक्स्ट्रा स्पेशल ग्रीन सेल प्रेजेंट होते हैं। इनको बंडल शीथ सेल कहते हैं। जो एक्स्ट्रा स्पेसिफिक ग्रीन सेल होते हैं, उनको हम लोग बंडल शीथ कहते हैं। और ये जो बंडल शीथ होते हैं, ये C3 प्लांट्स में देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा ग्रीन सेल क्या होते हैं, आप लोगों को मैं दिखा दूं डायग्राम से। यहाँ आप लोग देखिए, अगर हम लोग किसी प्लांट के लीफ का एनाटॉमी को देखें, तो सबसे पहले हमें ऊपर की ओर अपर एपिडर्मिस और नीचे की ओर लोअर एपिडर्मिस दिखाई देता है। कुछ प्लांट्स की लीफ में अपर साइड पर भी स्टोमेटा होते हैं, पर ज्यादातर प्लांट्स के लीफ में लोअर साइड पर स्टोमेटा होते हैं। तो यहाँ हमें स्टोमेटा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये जो बीच के जितने भी सेल हैं, इन सेल को हम लोग बोलते हैं मिजोफिल सेल। क्या बोलते हैं? मिजोफिल सेल। इन मिजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। और इन्हीं सेल्स के बीच में वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। वैस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। C3 प्लांट में जो वैस्कुलर बंडल होता है, उसके चारों ओर कोई स्पेशल सेल नहीं होते हैं। लेकिन आप लोग देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, इस C4 प्लांट के लीफ का TS है। तो इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि बीच का जो वैस्कुलर बंडल है, वो विशेष प्रकार के सेल से घिरा हुआ है। इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं बंडल शीथ सेल। इनके अंदर भी लार्ज साइज के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जिन भी प्लांट में ये बंडल शीथ सेल पाए जाते हैं, उन प्लांट्स के एनाटोमी को हम लोग बोलते हैं क्रेंज एनाटोमी। क्रेंज एनाटोमी कहने का मतलब आप लोग समझ जाना कि वैस्कुलर बंडल के चारों ओर बंडल शीथ का आवरण पाया जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेंज एनाटोमी। और जहां वैस्कुलर बंडल के चारों ओर बंडल शीथ नहीं पाया जाता, उसको हम लोग क्रेंज एनाटोमी नहीं कहेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि क्रेंज एनाटोमी क्या है। और ये जो क्रेंज एनाटोमी वाला मॉडिफिकेशन हुआ है, वो क्यों हुआ है, इससे भी मैं समझाऊंगा आप लोगों को। अभी पहले इसके कैरेक्टर्स को हम लोग देख लेते हैं। एक्स्ट्रा स्पेशल ग्रीन सेल प्रेजेंट, ये हमने देख लिया। दूसरा, दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। मिजोफिल सेल में स्मॉल एंड बंडल शीथ सेल में लार्ज। जैसे मैंने बताया, जो मिजोफिल सेल हैं, मिजोफिल सेल में छोटे साइज के होंगे और बंडल शीथ सेल में लार्ज साइज के होंगे। C4 प्लांट्स हाई टेम्परेचर के लिए अडेप्टेड होते हैं। जो C4 प्लांट होते हैं, वो हाई टेम्परेचर के लिए अडेप्टेड होते हैं। मतलब ये ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर वाले क्षेत्र में होते हैं या ज्यादा टेम्परेचर को आसानी से झेल सकते हैं। मिनिमम कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है एटमॉस्फेयर में, तो भी ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो एनाटॉमी बना है, वह उसी तरीके से बना हुआ है। फोटो रेस्पायरेशन अब्सेंट होता है, मतलब यहाँ C2 साइकिल नहीं चलता, कार्बन का लॉस नहीं होता, इसीलिए तो इसमें मॉडिफिकेशन हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस नहीं होता। फिर एक पॉइंट आ गया, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है। अभी मैंने दिखाया आप लोगों को स्ट्रक्चर। कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए दो एंजाइम काम करते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए दो एंजाइम काम करते हैं। एक रूबिस्को, जो C3 साइकिल में भी काम करता है, C3 प्लांट में भी काम करता है। यहाँ पे एक नया एंजाइम और है, इसको बोला जाता है पेप कार्बोक्सिलेज, ठीक है। पेप्सी, पीने वाला पेप्सी नहीं है, पेप कार्बोक्सिलेज। फास्फोइनोल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज इसका फुल फॉर्म होता है, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज, ठीक है। ये एंजाइम C3 प्लांट्स में भी पाया जाता, पर ये फोटोसिंथेसिस में वर्क नहीं करता है। और यहाँ पे कार्बन के फिक्सेशन के लिए यहाँ पे पेप कार्बोक्सिलेज भी वर्क करता है। C4 एंड C3 मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है।
C4 प्लांट में C4 एंड C3 दोनों मेटाबॉलिज्म पाथवे चलते हैं। ये इसके कैरेक्टर्स हैं C4 प्लांट के। अब हम लोग समझते हैं कि C4 प्लांट आखिर बने क्यों और क्या रीजन था कि C3 प्लांट से C4 प्लांट के रूप में अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ा प्लांट को। इस बात को समझते हैं। इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम को मैंने C3 साइकिल जब पढ़ाया तब भी बताया था। एक एंजाइम है रुबिस्को एंजाइम जो C3 साइकिल को स्टार्ट करता है, कार्बन एसाइमिलेशन का प्रोसेस स्टार्ट कराता है। ये जो रुबिस्को है जनरली CO2 को अपने साथ बाइंड करता है और RUBP के लिए दे देता है, मतलब RUBP के साथ जोड़ देता है, जिससे 3 कार्बन कंपाउंड वाले मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है। लेकिन ये जो रुबिस्को है, इस रुबिस्को को अगर O2 की मात्रा ज्यादा मिले तो ये O2 के साथ बाइंड हो जाता है और O2 को जोड़ देता है RUBP के साथ। जब O2 को RUBP के साथ जोड़ देगा तो एक 2 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल बन जाता है फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, और ये जो फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड बनने के बाद में C2 साइकिल चलता है। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, इस प्रोसेस में कार्बन का लॉस होता है, और कार्बन का लॉस होने के कारण कार्बन कहीं जाता नहीं है, लेकिन कार्बन को वापस C3 साइकिल में लाने के लिए एनर्जी खर्च करने पड़ते हैं प्लांट को। इसलिए प्लांट नहीं चाहता कि C2 साइकिल चले, लेकिन मजबूरीवश C2 साइकिल भी चल जाता है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए प्लांट में कुछ मॉडिफिकेशन हुए और बंडल शीथ सेल बने, जिससे C2 साइकिल ना चले। ठीक है, तो चलिए मैं डायग्राम से दिखाता हूं कि क्या मॉडिफिकेशन हुआ। आप लोग यहाँ देखिए, ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा से CO2 अंदर आता है और इन्हीं मेसोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस हो जाता है, डार्क रिएक्शन चलता है C3 साइकिल। लेकिन अगर बाहर में O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो स्टोमेटा से O2 अंदर आ जाएगा और रुबिस्को O2 को पकड़ लेगा और C2 साइकिल चल जाता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए प्लांट क्या करते हैं, जो C3 साइकिल है उस साइकिल को इस बंडल शीथ सेल के अंदर चलाते हैं, इस मेसोफिल सेल में नहीं चलाते हैं। बंडल शीथ सेल के अंदर C3 साइकिल चलाने के लिए स्टोमेटा से CO2 को लेते हैं, O2 भी अंदर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से पेप्सी यानी फास्फोइनोल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज एंजाइम CO2 को पकड़ लेता है, और CO2 को पकड़ने के बाद वह CO2 को बंडल शीथ सेल के अंदर भेज देता है, और बंडल शीथ सेल के अंदर रुबिस्को एंजाइम CO2 को पकड़ता है और C3 साइकिल चलाता है। इसका मतलब क्या है कि बंडल शीथ सेल के अंदर तो ऑक्सीजन कम ही होगा, क्योंकि वहां पर सीधे CO2 को पहुंचाया जा रहा है, तो वहां CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, जिससे रुबिस्को एंजाइम हमेशा CO2 को पकड़ता है और C3 साइकिल रन कराता है, जिससे C2 साइकिल नहीं चलता है। तो इस तरीके का कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है C4 प्लांट में। ठीक है, कैम प्लांट में भी इसी तरीके के मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्यों C4 प्लांट बने हैं, इसका रीजन। अब हम लोग देखते हैं C4 प्लांट में C4 साइकिल किस तरीके से चलता है, हैच स्लैग पाथवे क्या होता है। तो देखिए, मैंने बताया था इसमें 2 सेल पार्टिसिपेट करते हैं, एक तो मेसोफिल सेल और दूसरे बंडल शीथ सेल। तो ये दोनों कैसे पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो एटमॉस्फेरिक CO2 है उसको स्टोमेटा से अंदर लिया जाता है। अब स्टोमेटा से जब हम लोग अंदर ले लेंगे CO2 को, तो CO2 को पकड़ता है पेप यानी फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। और ये जो फास्फोइनोल पायरुवेट है यह 3 कार्बन कंपाउंड वाला है, तो यह CO2 को लेगा, तो CO2 में भी एक कार्बन है, तो उसके साथ मिल करके 4 कार्बन वाला एक कंपाउंड बन जाता है OAA यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन वाला होता है। और इसको कराने वाला, इस प्रोसेस को कराने वाला एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोइनोल पायरुविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम जो है पेप के साथ CO2 को जोड़ देता है और OAA बना देता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना देता है। अब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन चुका है, इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इसको कन्वर्ट करने का काम करता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब मैलिक एसिड में कन्वर्ट क्यों किया जाता है, क्योंकि मैलिक एसिड को डिफ्यूज कर सकते हैं हम, किसमें, इस मेसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में भेज सकते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैलिक एसिड में बदल देते हैं, या मैलिक एसिड को स्टोर करके भी रख सकते हैं, इसलिए हम लोग मैलिक एसिड में बदलते हैं। तो मैलिक एसिड में बदलने का काम किया मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। इस दौरान एक NADPH2 का खर्च होता है और NADP+ बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी खर्च हुआ है, याद रखना। अब ये मैलिक एसिड बन चुका है, तो मैलिक एसिड को भेज दिया जाता है बंडल शीथ सेल में, और ये जो भेजा जाता है वह कैसे आता है, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन से। तो मैलिक एसिड को वाया प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन भेज दिया जाता है इस बंडल शीथ सेल में।
अब मैलिक एसिड आ चुका है बंडल स्थित सेल में, तो इस मैलिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है पायरुविक एसिड में। किसमें? पायरुविक एसिड में। मैलिक एसिड देखिए यहाँ पे 4 कार्बन कंपाउंड वाला था, लेकिन पायरुविक एसिड जो है 3 कार्बन कंपाउंड वाला है। तो 1 कार्बन यहाँ पे क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। मैलिक एसिड को जब कन्वर्ट किया जाता है पायरुविक एसिड में, तो इस दौरान 1 कार्बन यहाँ पे रिलीज होता है। यानी केवल कार्बन रिलीज नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज होगा, ठीक है? तो हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ जो CO2 हमने जोड़ा था पेप के साथ, उस CO2 को हम लोग इधर बंडल स्थित सेल में ले जाके छोड़ दिए। यही काम तो था C4 साइकिल का, इसीलिए तो C4 साइकिल का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है? हम देखो यहाँ पकड़े बाहर और बाहर से ले आए इस बंडल स्थित सेल में। अब यहाँ पे मैलिक एसिड को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करने के दौरान NADP में हाइड्रोजन जोड़कर NADPH2 बना दिया जाता है, मतलब यहाँ पे एनर्जी भी बनता है। और इस प्रोसेस को कराने वाला एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है NADP मैलिक एंजाइम। क्या है? NADP मैलिक एंजाइम। यही NADP मैलिक एंजाइम मैलिक एसिड को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है। अब इस दौरान CO2 हमने अंदर ले लिया, बाहर से पकड़े और अंदर ले लिया। तो ये जो CO2 हमने अंदर लिया, अब इसको रूबिस्को पकड़ेगा और रूबिस्को इसको RUBP के साथ जोड़ देगा और RUBP के साथ जोड़ने के बाद में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा और C3 साइकिल रन होगा और C3 साइकिल चलेगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। इस तरीके से बंडल स्थित सेल में हम लोग क्या कर रहे हैं? C3 साइकिल चला रहे हैं, लेकिन इसके लिए CO2 कहाँ से ला रहे हैं? एटमॉस्फेयर से पकड़ के मेसोफिल सेल से होते हुए बंडल स्थित सेल में। इसका क्या फायदा हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि यहाँ पे जो रूबिस्को एंजाइम है, वो सिर्फ और सिर्फ CO2 से बाइंड होगा, क्योंकि बंडल स्थित सेल के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पे O2 नहीं है। क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो O2 है, उनसे बहुत दूर अंदर में यहाँ बंडल स्थित सेल में रूबिस्को एंजाइम है, पहला चीज। और दूसरा चीज क्या है? जो लाइट रिएक्शन में O2 रिलीज हो रहे हैं, वो तो मेसोफिल सेल में हो रहे हैं, बंडल स्थित सेल में तो लाइट रिएक्शन नहीं होता है। तो बंडल स्थित सेल में CO2 का कंसंट्रेशन हाई होता है और C3 साइकिल ही चलेगा इसके अंदर। इसके अंदर C2 साइकिल का कोई गुंजाइश नहीं रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि C4 साइकिल के अंदर भी C3 साइकिल, यस, C4 साइकिल के अंदर भी C3 साइकिल यहाँ पे चलता है। C3 साइकिल को रन कराने के लिए ही तो C4 साइकिल बना है, ठीक है? तो चलिए हम लोग C4 साइकिल को पूरा करते हैं। अब हमने देखा पायरुविक एसिड बन चुका है, तो ये पायरुविक एसिड को डिफ्यूज कर दिया जाता है मेसोफिल सेल में, वापस से मेसोफिल सेल में पायरुविक एसिड आ जाता है। इस पायरुविक एसिड में एक ATP और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ा जाता है और इस दौरान एक ATP और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन एक फॉस्फेट जुड़ जाता है पायरुविक एसिड के साथ और एक कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में, ठीक है? अब ये फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है, ये वापस से CO2 को पकड़ेगा, फिर यही प्रोसेस रन होगा, ठीक है? तो इस तरीके से C4 साइकिल चलता है। आई होप आप लोगों को C4 साइकिल समझ में आया होगा। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले CO2 को पकड़ा जाता है एटमॉस्फेयर से, उसको पकड़ने का काम करता है पेप यानी फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड और कन्वर्ट हो जाता है OAA में यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, जो 4 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल है और इस प्रोसेस को कराने वाला एंजाइम है फॉस्फोइनोल पायरुविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम। अब ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन चुका है, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है मैलिक एसिड में और इसको कराता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। इस दौरान एनर्जी खर्च किया जाता है, NADPH2 खर्च होता है और NADP प्लस बनता है। अब ये मैलिक एसिड को डिफ्यूज कर दिया जाता है वाया प्लाज्मोडेस्माटा कलेक्शन बंडल स्थित सेल में। अब ये मैलिक एसिड बंडल स्थित सेल में आ चुका है, तो इसको NADP मैलिक एंजाइम कन्वर्ट कर देता है पायरुविक एसिड में। इस दौरान यहाँ पे NADP प्लस से NADPH2 बनता है यानी हाइड्रोजन रिलीज होता है, साथ में CO2 रिलीज होता है, मतलब जो हम बाहर CO2 पकड़े थे वो CO2 यहाँ पे अंदर लाकर छोड़ दिया जाता है। अब इस CO2 को दे दिया जाता है इस C3 साइकिल के लिए, क्योंकि यहाँ रूबिस्को एंजाइम CO2 को ही पकड़ सकता है, यहाँ ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो CO2 को पकड़ेगा रूबिस्को एंजाइम और RUBP के साथ जोड़ देगा, फिर C3 साइकिल चल जाएगा और C3 साइकिल चलने पर हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा C3 साइकिल का प्रोसेस भी चलता है यानी कार्बन एसाइमिलेशन का प्रोसेस भी चलता है और ये जो पायरुविक एसिड बना था, ये पायरुविक एसिड को वापस भेज दिया जाता है मेसोफिल सेल में। अब इस पायरुविक एसिड में एक फॉस्फेट जोड़ा जाता है, एक फॉस्फेट जोड़ने के लिए ATP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिया जाता है, तो उसमें से ATP प्लस 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो वापस से रिलीज हो जाते हैं, लेकिन एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पायरुविक एसिड के साथ जोड़ दिया जाता है और
इस प्रोसेस को हेल्प करता है मैग्नीशियम आयन और इस प्रोसेस के दौरान बनता है वापस से पेप्ट यानी फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड या फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट वापस से C4 साइकिल को चलाता है। ठीक है, इस तरीके से C4 साइकिल का प्रोसेस चलता है या हेच-स्लेक पाथवे चलता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को वीडियो कैसे लग रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।